हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन और एक सेकंड एपिसोड ऑफ द गेम 169 लेट्स स्टार्ट। जब चलते हुए जुबैर अहमद के घर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि ये घर बख्शी विला के बराबर का ही है, लेकिन इसकी बाउंड्री वॉल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी वहां की थी और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही तैनात खड़े थे। उनके लिए कोई कैबिन नहीं था जहां पर कोई भी बाहर से आने वाला आदमी रुक कर बातचीत कर सके या फिर गेट को खोलते समय इंतजार कर सके। बड़े मेन गेट के आसपास की जगह बिल्कुल साफ थी और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड बस इधर उधर घूम रहे थे। आदित्य ने जब उन्हें गौर से देखा तो वो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे थे। उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन वो घूर कर ही किसी को डराकर वहां से भगाने की हिम्मत रखते थे। आदित्य ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बस वजीर के पीछे पीछे चलता रहा। जब वजीर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने पहुंचा तो उन दोनों ने उसे चेक करा। जब उन्हें कंफर्म हो गया कि जुबैर के पास कुछ नहीं है, तब उन्होंने आदित्य को चेक करा। जब दोनों के पास कुछ नहीं निकला, इसके बाद उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेन गेट को खोला, जिससे आदित्य और वजीर अंदर की तरफ चले गए। वजीर अभी भी आदित्य के आगे चल रहा था और वो वहां पर घूमते हुए बहुत कॉन्फिडेंस से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़कर आसपास देख रहा था, उसे थोड़ा डर लग रहा था। वहां पर हर कोने पर एक गार्ड खड़ा हुआ था जो वजीर की तरह ही लंबा और चौड़ा था, जिनको उसने रीयूनियन पार्टी में हराया था। वो सब उसे घूर कर देख रहे थे। शायद उनमें से कुछ उसे पहचान भी गए थे, लेकिन आदित्य उनसे ज्यादा देर नजरें नहीं मिला रहा था और इधर उधर देख रहा था। आदित्य को दिख रहा था कि वहां पर एक गार्डन भी था जैसा बख्शी विला में था, लेकिन इस गार्डन में गुलाब के फूल ज्यादा लगे हुए हैं और उसकी खुशबू उसे दूर तक आ रही थी। जब आदित्य आगे चला तो उसने देखा कि वहां पर एक बड़ा हॉल था, जैसे कि वहां पर कोई मीटिंग रूम हो। उस हॉल में सामने की ओर एक सोफा सेट लगा हुआ था और उसके जस्ट पीछे एक बड़ा पोर्ट्रेट लगा था जिसमें जुबैर अहमद का चेहरा था। वो चेहरा स्माइल करते हुए सामने की तरफ देख रहा था। आदित्य जब हॉल के अंदर एंटर हुआ तब वजीर ने उससे कहा, आदित्य तुम यहाँ बैठो, मैं चचा जान को लेकर आता हूं। वजीर इतना कहकर साइड वाले दरवाजे से अंदर चला गया और आदित्य सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठकर जब उसने आसपास देखा तो उसे उसी तरह की पेंटिंग्स दिखी जैसे वजीर के घर पर लगी हुई थी और उसे समझ आ गया कि ये पेंटिंग्स जरूर रजिया ने ही जुबैर को यहाँ पर लगाने के लिए दी होंगी। वो कुछ देर वहां बैठा ही था कि तभी एक सर्वेंट आया और उसने उसे पानी ऑफर किया। आदित्य ने एक ही सांस में पानी को पी लिया, क्योंकि उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया था। फिर जैसे ही उसने पानी खत्म किया तो उसने देखा कि वजीर और जुबैर उसी तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ वजीर गया था। वो दोनों उसे ही देख रहे थे और आदित्य ने गिलास सर्वेंट को दिया और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आदित्य ने देखा कि वजीर के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिख रही थी, वहीं जुबैर उसे घूर रहा था और उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा था। आदित्य ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तब जुबैर ने फिर आदित्य से पूछा, आदित्य मियां, मैंने कल ही तुम्हें मना करा था कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपकी मदद चाहिए जुबैर सर, मैं ऐसी दुविधा में फंसा हूं कि आपके अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आदित्य ने धीरे से कहा और फिर वो नजरें उठाकर जुबैर की तरफ देखने लगा। वो आदित्य को ही घूर रहा था और फिर वैसे ही घूरते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा और पोर्ट्रेट के जस्ट सामने वाले सोफे पर बैठ गया। आदित्य अभी भी खड़ा था। तब जुबैर ने उसे ऐसे ही घूरते हुए कहा, जो तुमने बख्शी और उसके बेटे के साथ किया, उसके बाद भी तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हो कि बख्शी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शायद मैं कभी तुम्हारी मदद कर भी ना पाऊं। वो तो वजीर ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, इसीलिए मैं यहां पर आकर बैठा हूं। पर फिर भी आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई इच्छा नहीं है। जो भी तुम कहना चाहते हो जल्दी से कहो और फिर चले जाओ। आदित्य ने एक बार जुबैर की तरफ देखा और फिर उसे समझ आ गया कि उसे अब एक बार फिर अपनी कहानी और रजिया की कहानी जुबैर को बतानी होगी और वो अपने आप को तैयार करने लगा। उसने सोचा कि वो शुरुआत से अब वैसा नहीं कर सकता जैसे उसने वजीर के साथ किया था, इसलिए उसे थोड़ा सा बातों को घुमाना पड़ेगा। और फिर उसने पूछा, जुबैर सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जुबैर ने कुछ कहा नहीं, बस गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आदित्य बस टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। फिर आदित्य ने दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा,
ये पेंटिंग्स क्या वजीर की पत्नी रजिया ने आपको दी थी? इससे हमारी बात का क्या ताल्लुकात है आदित्य? तुम जो कहना चाहते हो डायरेक्ट कहो। जुबैर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर आदित्य को थोड़ा सा डर लगा, पर फिर भी उसने अपनी आवाज को उसी तरह बुलंद रखते हुए कहा, इसी बात से मेरा ताल्लुकात है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपने इन पेंटिंग्स को अपने हॉल में लगा रखा है, इसका मतलब ये पेंटिंग सबको बहुत प्यारी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पेंटिंग्स मुझे रजिया ने ही दी थी। वो मेरी बेटी जैसी थी और उसकी सुसाइड के बाद मैं उसे कभी भुला नहीं पाया हूं। इसीलिए मैंने उसकी पेंटिंग्स यहां पर लगा दी हैं। जुबैर ने कहा और वो पेंटिंग्स को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। तब आदित्य को समझ आ गया कि यही उसका चांस है और फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, जुबैर सर, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस रजिया को अपनी बेटी मानते थे और जिसकी सुसाइड की वजह से आप उसे आज तक भुला नहीं पाए हैं, उसकी वजह आपका ही दोस्त बख्शी और उसका बेटा था। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? जरा साफ साफ कहो। जुबैर ने हैरान होकर कहा। तब आदित्य को समझ आ गया कि उसकी बात का थोड़ा असर हो रहा है और उसने फिर आगे कहा, जुबैर सर, मैं आज ही ये बात वजीर को भी बता चुका हूं और आपको भी बताता हूं। रजिया ने सुसाइड इसलिए नहीं किया था कि वो अपने बच्चे के मरने की वजह से दुखी थी। वो भले ही दुखी थी, लेकिन अपनी जिंदगी को आराम से काट रही थी। और उसकी असली वजह यह थी कि जिस दिन वजीर और रजिया उसके घर से वापस आ रहे थे, उस दिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो सुशील ने करवाया था। उसके बाद जब रजिया का बच्चा मर गया और ये दोनों अपनी लाइफ वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे, तब गौतम और सुशील ने वजीर के घर पर घुसकर रजिया के साथ जबरदस्ती की। उस दर्द को वो सह नहीं पाई और उसने उसी दिन फांसी लगा ली सर। आदित्य इतना कहकर चुप हुआ और इतनी देर में ही जुबैर गुस्से से खड़ा हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो आदित्य? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे घर में खड़े होकर हमारे घर की बहुओं के बारे में तुम ऐसा बोलो? वजीर, तुम उसको यहां पर लेकर ही क्यों आए? मन करता है मैं इसका गला दबाकर इसे यही मार डालूं। जुबैर इतना कहकर वजीर की तरफ देखने लगा कि वो कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन जब उसने वजीर को आराम से खड़ा हुआ देखा तब उसने बहुत ही हैरान होकर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें वजीर? क्या तुम्हें इसकी बात को सुनकर खून नहीं खौल रहा है? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही कि तुम इसे थप्पड़ मारो और यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दो? क्यों चचा जान, आखिर आदित्य सही तो कह रहा है, वजीर ने कहा। और उसकी इस बात को सुनकर जुबैर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने उसी तेज आवाज में चिल्लाते हुए उससे पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो वजीर? ये आदमी यहां पर खड़े रहकर तुम्हारी मरी हुई पत्नी के बारे में इतनी वाहियात बात कर रहा है और तुम कह रहे हो कि ये सब सच है। क्या जादू कर दिया इसने तुम पर? कोई जादू नहीं किया चचा जान, आज बस मुझे सच पता चल गया है तो मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब कौन सा सच? मुझे भी बताओ, जुबैर ने हैरान होकर पूछा। तब वजीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच यही है चचा जान जो अभी आदित्य ने कहा। आज से 2 साल पहले मैं भी यही समझता था कि रजिया ने सुसाइड इसलिए की है क्योंकि हमारा बच्चा मर गया, लेकिन असली बात सिर्फ यही है कि सुशील और उसके दोस्त गौतम को उसके साथ सोना था, इसलिए उन्होंने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और जब हम घर वापस आ गए थे तो उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की। मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई, लेकिन जब रजिया ने सुसाइड किया और पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी हॉस्पिटल गई थी, तब वहां पर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उस बात को मैंने इग्नोर कर दिया था, पर आज जब आदित्य ने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि उस टाइम उसके साथ जबरदस्ती किसने की थी और इसके पीछे का क्या रीजन है। जिस बख्शी परिवार और बख्शी सर पर आप इतना भरोसा करते हैं, उन्होंने रजिया के साथ इतना बुरा सलूक किया और फिर इस बात को मिट्टी के नीचे दबाने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात का पता होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो आपको और ना ही मुझे पता लगने दिया। रजिया हमारे बीच में से चली गई चाचा जान और हम उसके कातिलों को बस हमारा साथ देते रहे। वजीर ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य को दिख गया कि एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। जुबैर ने 2 सेकंड उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वो दोनों के दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आदित्य को वहां खड़े रहकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो दोनों रो रहे थे और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया।
इस चीज को देखकर आदित्य को विश्वास हो गया कि वजीर के आंसुओं की वजह से जुबैर इस बात को सच की तरह एक्सेप्ट कर चुका है। फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा हो गया है तो उसे पैसे मिलने में आसानी रहेगी। वो वहीं खड़ा रहा। तब जुबैर और वजीर अलग हुए और फिर जुबैर ने आदित्य की तरफ पलटकर थोड़ी सी सिसकती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना आदित्य, अगर मैंने इतनी देर में तुम्हारे साथ कुछ भी बदसलूकी की हो या फिर कुछ भी गलत कह दिया हो तो मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो। अब तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बख्शी परिवार अब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दुश्मन है। आदित्य ने जुबैर की इस बात को सुनकर अपनी गर्दन हिला दी और जुबैर ने आकर फिर उसे गले लगा लिया। उसे अंदर से खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो अभी उसे बयान नहीं कर सकता। आदित्य ने अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो शहर के एक बड़े आदमी का दोस्त फिर से बन गया था। Thanks for hearing. Thank you very much. I will come with next episode in the next morning.